क्रिकेट की चर्चा में एक बार दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बात करेंगे आज पाकिस्तान की टीम की, किस तरीके से टीम वर्ल्ड कप में आई थी और किस तरीके से वापस जाएगी, अब कहाँ है अभी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा बातें करनी है। पाकिस्तान की टीम की थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तान की टीम कल का मुकाबला जो अफगानिस्तान से हारी, उस मुकाबले को हारने के बाद शायद वर्ल्ड कप में उनका सफर लगभग खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि आगे की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। सेमीफाइनल की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होगी उनके लिए कि यहां से जीतकर सेमीफाइनल पहुंचा जाए। अगले मैचेस टफ हैं दोस्तों। अगला मुकाबला शायद साउथ अफ्रीका से खेलेंगे, वो भी चेन्नई के अंदर खेलेंगे। उसके बाद पहुंचेंगे कोलकाता। बांग्लादेश से भी मुकाबला खेलना है उनको। इंग्लैंड भी शायद नहीं खेला है उनसे भी। इंग्लैंड खेलेगा, बांग्लादेश ने खेलना है, साउथ अफ्रीका ने खेलना है, और अभी इनको मुकाबला न्यूजीलैंड से भी खेलना है। बहुत जबरदस्त मुकाबले इनके हैं, अभी आसान बिल्कुल भी नहीं होगा इनके लिए। मुझे नहीं लगता कि अभी ये सेमीफाइनल में पहुंच पाएंगे यहाँ से। लेकिन अगर बात की जाए इनकी टीम की, तो जिस माइंडसेट के साथ ये वर्ल्ड कप में आए थे, यही टीम थी दोस्तों एक महीना पहले की अगर बात करें। याद कीजिए, शायद आप सभी को याद होगा, एशिया कप स्टार्ट होने जा रहा था, पाकिस्तान के अंदर एशिया कप था, इंडिया अपने मैचेस श्रीलंका में खेलना था। जो भी इंडिया ने मैचेस खेलने थे, इंडिया श्रीलंका ही गया था खेलने, इंडिया पाकिस्तान नहीं गया था। हाइप ऐसी बनी हुई थी कि पाकिस्तान की टीम एक तरफा सबको हरा देगी, वर्ल्ड कप में भी अच्छा करेगी, एशिया कप भी अच्छा खेलेगी। इस तरीके का पेस अटैक था, हारिस रऊफ, नसीम शाह और सहीन अफरीदी। स्पिन अटैक भी अच्छा था उस समय, नवाज और सदाब की जोड़ी थी। बैटिंग भी अच्छी हो रही थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था इनके लिए। बस एक वो मुकाबला जो इंडिया ने इनको 2 दिन तक लगा के रखा लंबा। 2 दिन तक इंडिया ने इनको बॉलिंग की अच्छी खासी पिटाई की। चाहे जो भी बॉलिंग करने आया उसी की पिटाई हुई। साइन आए हों, नवाज आए हों, हरीश, जितने भी तेज गेंदबाज जितनी तेज गेंद करते थे उतनी तेज वापस जाती थी। मानो ऐसा लग रहा हो कि भारत ने पता नहीं कौन से मैच का बदला लिया है। उस मैच में पाकिस्तान की ऐसी हार हुई, शायद उनके जहन से नहीं निकल पाई, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल भी नहीं खेल पाया। श्रीलंका से भी हार गया था, अगर आपको ध्यान हो। पाकिस्तान बाहर हुआ एशिया कप से, कुछ समय मिला बीच में मूव ऑन होने का थोड़ा सा। इंडिया पहुंचते हैं, प्रैक्टिस मैचेस में भी दोनों में हार जाते हैं। हालांकि प्रैक्टिस मैचेस का ऐसा कोई हार नहीं होता है। उसके बाद टूर्नामेंट के 2 स्टार्टिंग के मैच खेलते हैं। पहला नीदरलैंड को हराते हैं, दूसरा श्रीलंका को 350 के आसपास चेस करके हरा देते हैं। ऐसा लगता है कि मानो इस टीम ने पहले वाली राह पकड़ ली है दोबारा से। ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मोमेंटम वापस आ गया है। अगला मुकाबला खेलना था भारत से, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। ऐसा लग रहा था कि अच्छा एक कड़ा मुकाबला नजर आएगा, जिस तरीके की इस मुकाबले की हाइप बनी हुई थी पिछले 3-4 महीने से, मैं तो कहूंगा 1 साल से ही जिस तरीके की हाइप बनी हुई थी। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम तैयार था इस महामुकाबले के लिए। शनिवार का दिन सभी लोग अपने ऑफिस से जल्दी जल्दी फटाफट से, कुछ लोगों ने तो एक दिन पहले ही ऑफ कर दिया था, कुछ लोगों ने फटाफट से काम निपटाया और पहुंच गए मैच स्टार्ट होने तक महामुकाबले को देखने के लिए। दोस्तों, इस मुकाबले में पाकिस्तान का क्राउड आप सभी को पता ही है, अलाउड था ही नहीं। किसी को वीजाज नहीं मिले थे, वीजाज का इशू बहुत ज्यादा था। 2-4 इनके जर्नलिस्ट आए हुए थे, 2-4 कमेंटेटर्स हैं शायद। कुछ क्राउड था जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जैसे दुबई वगैरह से लोगों ने ट्रेवल किया था, यूरोप वगैरह से कुछ आए हुए थे देखने के लिए इस मुकाबले में। चुनिंदा दर्शक इनके थे। लगा कि पाकिस्तान 1,32,000 दर्शकों के बीच में जो 11 खिलाड़ी नजर आए या 15 का जो स्क्वाड था, कहीं ना कहीं घबरा गए वो। बाबर जिस समय टॉस के लिए आया और जो क्राउड में लहर थी, पूरा ग्राउंड एकदम ब्लू, सारे स्टैंड्स नजर आ रहे थे। अहमदाबाद के स्टैंड्स दोस्तों एकदम पीछे तक हैं, काफी गहरे लंबे स्टैंड्स हैं। फिर उसके ऊपर फर्स्ट ईयर, तो मतलब नीचे से देखे तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान नीचे तक फैल गया हो, स्टैंड्स तक, ऐसा देखने में नजर आ रहा था। मुझे लगता है कि बाबर कहीं ना कहीं वहीं गिर गए। बाबर उठ नहीं पाए उसके बाद। टॉस पर वो ऐसे पैनिक नजर आ रहे थे। आप देखना, अगर देख सकते हैं तो रवि शास्त्री जिस समय उनसे पूछ रहे हैं कि बाबर
टॉस आप हार गए हैं और अब पहले आपने बल्लेबाजी करनी है, तो क्या कितना लक्ष्य रखना पसंद करेंगे, या क्या प्लान है, या क्राउड नहीं है, तो मतलब बाबर बोल भी नहीं पा रहा था वहां पे ठीक तरीके से, क्राउड के सामने कहीं ना कहीं घबरा गए वो एक तरीके से, वहां गिर गए। उसके बाद मुकाबले में कोई टक्कर नजर नहीं आई, आपने देखा एक तरफा मुकाबला चला गया, जिस तरीके से 150 पर 2 था और वहां से 190-95 के आसपास पूरी टीम ढेर हो गई, मोरल डाउन हो गया था। क्राउड में जिस तरीके का हल्ला था वो होना ही था, डेफिनेटली वो लाजमी था, क्योंकि इंडियन क्राउड, इंडिया और पाकिस्तान, अहमदाबाद के अंदर इतना बड़ा स्टेडियम, 1 लाख 1.25 लाख से ऊपर भारतीय दर्शकों की मौजूदगी, और ऊपर से वर्ल्ड कप का महामुकाबला। पाकिस्तान की टीम ने लगभग इंडिया का दौरा 6-7 साल बाद किया था, 2016 का शायद वर्ल्ड कप खेलने आए थे, T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने होस्ट किया था। उसके बाद पहली बार ये वर्ल्ड कप या कोई भी मैच खेलने गए थे, और वो भी इतने तनातनी के बीच 3 महीने से यही चल रहा था कि हम नहीं जाएंगे, इंडिया अगर नहीं आएगा तो हम नहीं जाएंगे, एशिया कप अगर नहीं होगा तो, एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे अहमदाबाद, चलो जी हम जाएंगे लेकिन हमारे लोगों को वीजाज दो, चलो जी हम जाएंगे लेकिन हमारा मैच अहमदाबाद से स्वाइप करो, हमारा इंडिया से जो हम सेफ नहीं है खेलने में अहमदाबाद में, हमें ये मैच बांग्लादेश में दो। कभी ढाका में खेलने की मांग उठी थी, कभी कोलकाता में। इस सब माहौल के बीच कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपने आप को ही प्रेशर में दबाया। इसके बाद रही सही का कसर पूरी कर दी इनके हेड कोच और मीडिया मैनेजर, जो मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरा इंडिया का मीडिया, पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट मौजूद सभी वहां पर, और वहां पर बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था मानो ये कोई बायलैटरल सीरीज हो, इंडिया ने पूरा क्राउड अपना लगाया हुआ है यहाँ पर, हमारा एक भी दर्शक नहीं है। और सबसे ज्यादा अचंभित करने वाली बात दोस्तों ये थी कि उन्होंने यहां तक बोल दिया कि इनका एक गाना बजता है, जैसे इंडिया का बजता है कि चक दे इंडिया, जैसे स्टेडियम में जो कोई मैच देखने गए आप सभी ने देखा होगा कि बाउंड्रीज जब लगती हैं तो म्यूजिक प्ले होता है वहां पर, इंडियन कुछ सॉन्ग चलते हैं, चक दे इंडिया या कुछ भी। इनका भी एक दिल दिल पाकिस्तान कुछ ऐसा सॉन्ग है जो प्ले होता है जब रन्स लगते हैं इनके, दूसरी टीम में विकेट गिरी होती है। उसके भी ऊपर बात कर दी कि वो गाना नहीं बजा हमारा, गाने से तो कोई टीम देखो मैच नहीं जीतती, अगर ऐसा होता तो स्टेडियम के अंदर डीजे लगा देती है अपनी जो होम टीम होती है, और अपने गाने, पूरा बॉलीवुड के गाने चल रहे होते हैं यहाँ तो, अगर गानों से मैच जीता जाता। हाँ ये बात जरूर बोल सकते थे कि हमने अपने क्राउड को मिस किया, 1,32,000 में अगर 32,000 भी हमारे होते तो अच्छा होता, थोड़ा हमारे प्लेयर्स का मोराल ऊपर उठता, थोड़ा कंधे डाउन ना होते जितनी जल्दी इस मैच में हुए। लेकिन वो कुछ और ही बोल गए। मिकी आर्थर इनके हेड कोच हैं, और इस तरीके का बयान किसी भी हेड कोच से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कोई भी टीम मैनेजमेंट या कोई भी मीडिया। इस तरीके का बयान, आपने अपनी टीम के ऊपर तीर चला दिए, ऊपर से जाके रही सही कसर पूरी कर दी जगह अशरफ ने। इंडिया से वापस जाते ही आईसीसी को डाल दिया कंप्लेन कि हमारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ है, हमारे दर्शक नहीं थे हमारे साथ, कि ये हमारे गाने नहीं चलने दिए स्टेडियम में, इंडियन सॉन्ग चले। आईसीसी ने दे दिया इनको 9 पन्नों का रिप्लाई, पूरा 8 या 9 पेज थे दोस्तों जो आईसीसी ने इनको रिप्लाई दिया है। अब पता नहीं इन्होंने पढ़ाया ढंग से उसको या नहीं पढ़ाया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो होस्ट कंट्री है ये उसके हाथ में होता है कि वीजा किसको देना है और किसको नहीं, ये रूल है। जो कंट्री होस्ट कर रही है वो अपनी मर्जी से बुला सकता है जिसको बुलाना है, नहीं बुलाना तो, अगर इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात आप सभी को पता है, राजनीतिक हमें भी पता है कि हमेशा से अच्छे नहीं रहे हैं, और मैं तो कहूंगा सही किया कि वीजा नहीं दिए, क्योंकि 2011 का मैच मोहाली में सेमीफाइनल, इंडिया और पाकिस्तान, बड़ा मुकाबला, बहुत बड़ी हाइप बनी हुई। और दोस्तों होता क्या है, लगभग मोहाली की जो कैपेसिटी है वो 25,000 के आसपास है, अक्सर हम जाते रहते हैं, 25,000 के आसपास वहां की कैपेसिटी है। 5,000 लोगों को विजाज इशू किए गए कि आप आ सकते हैं। सुना यह जाता है कि उन 5 में से आज भी 2 इंडिया में मौजूद हैं, 2 या 3, 2 ही वापस गए, कुछ ऐसी भी हिस्ट्री है। तो शायद भारतीय गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती थी, जिस तरीके के ताल्लुकात हैं, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान में भी सरकारें इधर से उधर हो रही हैं, सारा सिस्टम हिला हुआ है, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं सही डिसीजन था। खैर छोड़े, बात करते हैं मिकी आर्थर की। मिकी आर्थर ने कर दी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब होता क्या है, उल्टा दबाव बन गया अपने ऊपर, आपने अपने कप्तान को दबा दिया जी, आपने अपनी टीम को दबा दिया, आपने अपने बंदों को दबा दिया, सबको इस तरीके का बयान देकर
आपने दिखा दिया दुनिया को कि हम पैनिक कर चुके। ऐसा बयान नहीं देना था। पाकिस्तान इंडिया से पहले भी हारा है। पाकिस्तान 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, इंडिया पाकिस्तान से हारा था फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स के अंदर। उस चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला मुकाबला लीग स्टेज में, ग्रुप स्टेज में खेला गया था, वो भारत ने पाकिस्तान को हराया था। और पाकिस्तान ने कमबैक करते हुए श्रीलंका को हराया, उसके बाद फाइनल में इंडिया को हराया। तो यहां से कमबैक करना था। अब ये उल्टा पड़ गया इनको। हुआ क्या है कि इंडिया से हारने के बाद लो जी अगला मैच आप हार गए, कल का मुकाबला अफगानिस्तान से भी आप हार गए, और इससे पिछला मुकाबला भी आप हार गए। अब लगातार 3 मुकाबले आप हार चुके हो। ऑस्ट्रेलिया ने भी आपको हराया, इंडिया ने भी आपको हराया, और अब अफगानिस्तान ने भी हराया। अफगानिस्तान की हार यह साबित करती है कि किस माइंडसेट से पाकिस्तान की टीम क्रिकेट खेल रही है। 10 साल पहले कम से कम अफगानिस्तान की टीम इस तरह से क्रिकेट खेलती थी। मुझे याद आता है, आपने अगर अफगानिस्तान की टीम को फॉलो किया होगा तो याद होगा सजाद। सजाद जिस तरीके से स्टार्ट देता था, सजाद मतलब जबरदस्त ओपनिंग स्टार्ट देता था। ऐसा स्टार्ट तो आज भी इनके ओपनर नहीं देते। अब्दुल्ला शफीक ने कल 2 छक्के लगाए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में पावर प्ले में इनकी तरफ से कोई छक्का नहीं आया था, कोई सिक्स नहीं लगा था, अगर आपने देखा हो तो। दबाव अपने ऊपर बनाया मिकी आर्थर। ये इसकी थोड़ी बात बताऊं आपको, ये ऑनलाइन कोचिंग करता है पाकिस्तान को। अब क्रिकेट जगत में आपने भी नहीं सुना होगा, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं, कि कोई ऑनलाइन कोचिंग दे सकता है। ऑनलाइन कोचिंग नहीं होती क्रिकेट में कभी भी। मिकी आर्थर डार्बीशायर का कोच है फुल टाइम। डार्बीशायर एक काउंटी क्रिकेट जो टीम है इंग्लैंड की, वहां पर ये फुल टाइम कोचिंग करता है। पाकिस्तान की जो कोचिंग स्टाफ था, इससे पहले सकलेन था, इससे पहले मिसबा वाली टीम थी, मिसबा और वकार की जोड़ी थी। कहीं ना कहीं जो म्यूजिकल चेयर है उनकी, पीसीबी चेयरमैन की, वो घूमती रहती है। उस पर कभी रमीज बैठते हैं, कभी नजम सेठी बैठते हैं, कभी जक अशरफ बैठे हुए। तो जो भी आता है अपनी पसंद का कोच लगाता है, और चलो जी टीम जो होगा देखी जाएगी। अपनी पसंद का कोच, अपनी पसंद का स्टाफ, सब ये लगा देते हैं, छोड़ देते हैं। मिकी आर्थर पहले थे, नजम सेठी जिस समय, रमीज से पहले नजम सेठी ही किसी भी चेयरमैन की जो सीट थी वो संभालते थे। एहसान मनी, कभी नजम सेठी। तो नजम सेठी ने उस समय मिकी आर्थर को ही लगाया हुआ था, और मिकी आर्थर ने अच्छा काम किया था उस टीम के साथ दोस्तों। ये वो मिकी आर्थर थे जो फुल टाइम जॉब करते थे, पार्ट टाइम नहीं जॉब कर रहे हैं कि मैं बड़े टूर्नामेंट में टीम के साथ जुड़ूंगा, छोटे टूर्नामेंट में मैं ऑनलाइन कोचिंग लूंगा। शायद एशिया कप में ही आए थे, बड़ा टूर्नामेंट था, शायद नहीं आए थे, मुझे ध्यान नहीं है ठीक से। वर्ल्ड कप में तो है, क्योंकि वर्ल्ड कप से बड़ा टूर्नामेंट, तो वर्ल्ड कप से बड़ा इवेंट कोई हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है वर्ल्ड कप के बाद ये पैकअप करते नजर आएंगे और वापस जाएंगे और जुड़ जाएंगे दोबारा फिर से डार्बीशायर के साथ, क्योंकि डार्बीशायर वहां इनकी फुल टाइम जॉब है। तो ये पहले इनकी जोड़ी जो थी, मैं बता रहा था आपको, सरफराज समेत कप्तान था दोस्तों। सरफराज बाबर से पहले जो कप्तानी करता था, सरफराज अहमद करते थे। अब सरफराज की चाहे आप कितनी भी मजाक बना लीजिए कि सरफराज पिच के ऊपर सोता रहता था, या विकेट कीपिंग नहीं करता था, या रन्स नहीं करता था इंडिविजुअल, लेकिन दोस्तों अगर आपने सही से पाकिस्तान की क्रिकेट को फॉलो किया है तो इतना आपको भी पता होगा कि सरफराज बाबर से अच्छा कप्तान था। बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन सरफराज के नेतृत्व में कभी भी ये टीम इस तरीके से डाउन नजर नहीं आई, जिस तरीके से मैंने इस वर्ल्ड कप में और एशिया कप में इस टीम को देखा। सरफराज और मिकी आर्थर की जोड़ी बहुत अच्छी जोड़ी थी उस समय, और सरफराज विकेट के पीछे से पूरी टीम को मतलब कंधे डाउन नहीं होने देता था किसी के भी, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में खड़े हुए हों। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, कोई इतनी तगड़ी टीम नहीं थी उनके पास भी जितनी इन्होंने अब बनाई थी ये टीम पिछले 2 सालों के अंदर। बाबर ने टीम अच्छी बनाई थी, लेकिन कप्तान को फ्रंट से लीड करना होता है। इसमें सरफराज में वो कहीं ना कहीं खूबी थी, चाहे कुछ भी था, लेकिन सरफराज फ्रंट से लीड करता था टीम को। और सरफराज हमेशा पंप रहता था पीछे से एकदम पूरा, कि कीपर जिस तरीके का होना चाहिए उस तरीके का कीपर प्लस कप्तान, उस तरीके से बॉलर्स को गाइड करना, फील्डिंग चलाना, मतलब गेम को चलाते रहता था। बाबर पता नहीं क्या करता है, बाबर छोड़ देता है हालात के ऊपर। 4 रन लग रहे हैं तो लगने दो, कहीं ना कहीं वेट करता है विकेट गिरने की। विकेट गिरती नहीं है दोस्तों, विकेट गिराई जाती है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं साउथ अफ्रीका की कप्तान एडन मार्करम कर रहा है पिछले दोनों मैचेस से। एक नया ही कल्चर देखा है मैंने, आपने देखा हो तो लेग स्लिप, कमेंटेटर्स की आपने बात सुनी होगी, लेग स्लिप दोस्तों। ये ओडीआईज या व्हाइट बॉल जो टी20 है उसमें नजर नहीं आती थी कभी। लेग स्लिप लगाओ राइट हैंडर के अगेंस्ट, और लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग दो, और अंदर आता हुआ बॉल जो मिडिल स्टंप से पड़ के बाहर निकल रहा हो, मतलब वाइड लाइन पे जा रहा हो, और
बल्लेबाज कहीं ना कहीं उसको फ्लिक या ग्लांस करने की कोशिश करेगा और लेग स्लिप के हाथों में सीधा कैच। देखा जॉली रूट को किस तरीके से आउट किया था। तो एडन मार्करम जिस तरीके से चला रहा है, रोहित शर्मा जिस तरीके से चला रहा है टीम को, उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आए। कप्तानी की तारीफ अगर करनी है तो दोस्तों, कप्तानी की तारीफ हमें करनी होगी लथम की। लथम भी जबरदस्त कप्तानी करते नजर आ रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम की। बाबर को कहीं ना कहीं सोचना होगा, मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं सोचना होगा। वर्ल्ड कप की राह मुश्किल है, सेमीफाइनल की, इसके बाद जाएं। और मुझे लगता है कि कुछ खिलाड़ियों को शायद आप आखिरी बार देख रहे हैं पाकिस्तान की ओडीआई स्क्वाड के अंदर, जिसमें मैं बात करूं फकर जमान, इमाम उल हक, उसके बाद रिजवान और बाबर खेलते नजर आएंगे क्योंकि अच्छा करते हैं। इसके बाद शादाब और नवाज को भी शायद हम आखिरी बार देख रहे हैं कहीं ना कहीं इस सीरीज में। इमाद या अबरार अहमद ये खेलते नजर आए, काफी सारे चेंजेस नजर आएंगे दोस्तों। हरीश को शायद आप टी20 में देखें, वनडे में ना देखें। सहीन खेलते रहेंगे, सहीन कहीं ना कहीं कप्तानी की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनके अंदर हुआ था वर्ल्ड कप के टाइम पे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें ये चाहिए। इंडिया से हारने के बाद दोनों की कहीं ना कहीं सहमति नहीं थी प्लेइंग इलेवन के ऊपर, बाबर और इसकी कुछ चीजें बाहर निकल कर आई थी और वर्ल्ड कप के बाद सारी चीजें बाहर निकल कर आ जाएंगी जो जब हुई थी। कहीं ना कहीं बाबर कप्तानी का इस्तीफा देंगे यहाँ से जाने के बाद मुझे लगता है, और एक नया कप्तान पाकिस्तान को ढूंढना होगा, चाहे वो सहीन हो चाहे वो रिजवान हो। और बाबर को कप्तानी छोड़ भी देनी चाहिए क्योंकि बाबर एक अच्छा बल्लेबाज है और बाबर अगर बल्लेबाजी अच्छी करेंगे तो शायद अच्छा रहे। बाबर की कप्तानी में ये टीम पिछले कुछ समय में अच्छा करती नजर आई थी, लेकिन एक हार, वो इंडिया से मिली हार एशिया कप में, आप इतने टूट गए कि अभी तक उठ नहीं पाए उस हार से, बुला ही नहीं पाए उस हार को। नसीम अवेलेबल नहीं है, लेकिन नसीम के अकेले होने से 19-20 का फर्क पड़ सकता है। आप पूरा 100% टूर्नामेंट या मैच चेंज नहीं कर सकते। तो सोचना होगा, बाबर को सोचना होगा। किसी भी को एक प्लेयर और दोस्तों जिसकी मैं बात करनी भूल गया, शायद वो अगला कप्तान हो इनका, अभी वो टीम में नहीं है। आप हैरान रहेंगे कि जो प्लेयर टीम में नहीं है वो कप्तान कैसे हो सकता है। शान मसूद, शान मसूद कहीं ना कहीं एक जो कप्तानी उसके अंदर नजर आती है, मैंने देखा है उसको काउंटी में या इंग्लैंड में क्रिकेट खेलता रहता है, अपनी टीम की भी कप्तानी करता है इनके डोमेस्टिक में, अच्छा कप्तान है। उसको वाइस कप्तान तो बना दिया था इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में, पिछले वाइस कैप्टन था शान मसूद। बाबर को उससे खतरा रहता है कहीं ना कहीं, इसलिए बाबर उसको अपने स्क्वाड में नहीं रखता। अच्छा बल्लेबाज है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करता है, बहुत मैच्योर प्लेयर है और कप्तानी भी अच्छी करता है। तो कहीं ना कहीं शायद अगला कप्तान शान मसूद हो। थोड़ा एक दो सीरीज शायद बाबर के साथ ही वाइस कप्तान उसको लगाए, उसके बाद उसके फिर फुल टाइम कैप्टनसी में। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।